सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 हिंदी जिसमें हमने ग्रामर में व्याकरण में नया चैप्टर शुरू किया है। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वाक्य विचार। और हमने इसके पिछले वीडियो में देखा हुआ है वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार उसे देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे नया टॉपिक। तो सबसे पहले वाक्य विचार में हमने देखा था कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह। हमने ये भी देखा था कि जब शब्द सार्थक सार्थक यानी कि उसका जो क्रम निश्चित किया गया है वही क्रम में जब आते हैं तब पूरा एक वाक्य बनता है। और वो वाक्य कैसा होता है, कुछ अर्थ हमें देता है। मैंने वो पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ था। और हमने वाक्य के दो जो अंग होते हैं या घटक होते हैं उसके बारे में भी बात की थी। उसमें सबसे पहले हमने देखा था उद्देश्य और दूसरा हमने देखा था विधेय। उद्देश्य के बारे में मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं तो उद्देश्य यानी कर्ता, यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। और कर्ता के बारे में जो कहा गया है यानी कि क्रिया और कर्म वो क्या होगा, विधेय होगा। ये भी हमने उदाहरण के साथ देखा हुआ था कि वाक्य में किस तरह से उद्देश्य होता है और विधेय होता है। किसी के बारे में कुछ कहा गया होता है और जो कुछ भी कहा गया होता है वो क्या किस में आता है, विधेय में आता है। यानी कि कर्म और क्रिया विधेय में आएंगे और कर्ता उद्देश्य में आएंगे। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने भेद देखे थे। विधान वाक्य, नकारात्मक वाक्य, अज्ञार्थ वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं जो आज हम वापस नहीं देखेंगे। और दूसरा हमने देखा था रचना की दृष्टि से वाक्य। उसमें हमने 3 प्रकार देखे थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा हमने देखा था मिश्रित वाक्य। उसके एग्जाम्पल भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हमें सरल वाक्य दिया गया हो तो उसमें से हम संयुक्त और मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। अगर मिश्रित है तो कैसे हम उसे सरल वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ तक हमने देखा हुआ है। आज हम देखेंगे पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 158 पे ये टॉपिक है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि हमने देखा कि वाक्य क्या है, अलग अलग वर्णों का अर्थपूर्ण से क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। मतलब उसका क्रम अगर सही हो तो वो वाक्य क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है, उसमें से कुछ अर्थ निकलता है। तो इसीलिए पद क्रम अशुद्धियाँ मतलब क्या, वाक्य के जो पद होते हैं, जैसे मैंने आगे बात की कर्ता, कर्म, क्रियापद, तो ये जो पद है वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, किस तरह से उसकी घटना या उसका क्रम निश्चित हुआ है, उसी आधार पे वाक्य का अर्थ निश्चित होता है। अगर हम हमारे मन के मुताबिक कर्ता, कर्म और क्रियापद को रख देंगे तो वो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं कहा जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे पद क्रम अशुद्धियाँ हमें वही समझाती है कि किस तरह से वाक्य की रचना होती है। जैसे यहाँ पे है, कुछ वाक्य दिए गए हैं और उस वाक्य से हमें पता चलता है। जैसे यहाँ है, मैं रामलीला देखने जाता हूँ, फूलों का एक हार लाओ, माँ ने सूजी का हलवा बनाया और भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिली। ये चारों वाक्य अगर हम बोले तो हमें तुरंत उसका अर्थ पता चल जाता है कि ये वाक्य हमें क्या कहना चाहते हैं, ये वाक्य में क्या समझाया गया है, क्या सूचना दी गई है। लेकिन उसके लिए उसके क्रम निश्चित किए गए हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें, इसमें जो पहली क्या बोलते हैं उसे, पहला जो नियम है वो क्या है, वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। ये आपको पता है कि वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, मतलब जिसके बारे में कहा गया है वो आएगा। उसके बाद आएगा कर्म और उसके बाद आएगी क्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, या मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, मैं हिंदी पढ़ा
पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, कर्ता। हिंदी वो क्या हुआ, कर्म। और पढ़ाती हूँ वो क्या होगा, क्रिया होगी। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनता है और ये अर्थपूर्ण वाक्य कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद अर्थपूर्ण तरीके से दिए गए हैं। दूसरा उसका जो नियम है वो है, यदि क्रिया अकर्मक है तो पहले कर्ता आता है। अब ये नियम को समझने के लिए आपको पिछला याद करना पड़ेगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि अकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिसमें कर्म नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्रिया दी जाएगी, उसमें अकर्मक। और अगर आपको याद हो तो एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी दिया है। तो अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ाती हूँ, मैंने आगे वाक्य बोला मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, उसमें मैंने बोला था हिंदी क्या होगा, कर्म होगा। लेकिन ये जो दूसरा मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, इसमें मैं करता है और पढ़ाती हूँ वो क्या है, क्रिया है। यहाँ पे कर्म का लोप हुआ है, यानी कर्म दिया ही नहीं। मैं पढ़ा तो रही हूँ लेकिन क्या पढ़ा रही हूँ वो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर अकर्मक क्रिया है तो पहले कर्ता आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी, यानी कर्म का लोप हो जाएगा। तीसरा है, विस्मय आदि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। प्रारंभ यानी कि वाक्य की शुरुआत में। अब विस्मय आदि बोधक शब्द हम पढ़ चुके हैं। विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य, ठीक है, हमने पढ़ा है वाह, अरे, सुंदर, अति सुंदर, ओहो, वाह, ये सारे जो शब्द हैं वो क्या है, विस्मय आदि बोधक शब्द है। और अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर विस्मय आदि बोधक वाले जो वाक्य है उसमें विस्मय आदि बोधक शब्द जैसे वाह, अरे रे, आह, ऐसे जो शब्द हैं वो वाक्य की शुरुआत में आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, वाह कितना सुंदर गीत गाया, यहाँ पे वाह शब्द है, उसके बाद उद्गार चिन्ह आता है। तो ये है हमारा तीसरा नियम। चौथा, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। अब क्रिया विशेषण के बारे में भी हम सीख चुके हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, खाना जल्दी खाओ। यहाँ पे खाना खाने की जो क्रिया हो रही है, ठीक है, खाओ वो क्या है, क्रिया है, लेकिन किस तरह से खाना है वो भी दिया गया है, किस तरह से, जल्दी। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है जल्दी। तो जल्दी क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। मेरे साथ चलो, तो यहाँ पे चलने की क्रिया है, लेकिन किस तरह से चलना है वो नहीं दिया गया। मेरे साथ धीरे धीरे चलो, तो यहाँ पे जो धीरे धीरे यानी कि क्रिया की विशेषता बता रही है, आपको चलने की क्रिया किस तरह से करनी है, धीरे धीरे करनी है। तो इसीलिए जो धीरे धीरे शब्द होगा वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। और ये जो नियम है उसी के आधार पर कुछ अशुद्धियाँ वाक्य में पाई जाती है, जिसमें पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे हमने देखा है कि संज्ञा यानी कर्ता होता है, तो वो हमेशा वाक्य की शुरुआत में होता है। जैसे यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे, और शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे पिता शुक्रवार को आएंगे। यहाँ पे दिन, शुक्रवार के दिन, वो भी क्या है, संज्ञा है, एक निश्चित वार दिया गया है, लेकिन शुक्रवार को दिन ही है, फिर उसके साथ दिन लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम अगर ऐसे भी बोलें कि मेरे पिता शुक्रवार को आएंगे, तो भी हमें पता चलता है कि शुक्रवार के दिन पिताजी आने वाले हैं। तो ये हुई संज्ञा संबंधी अशुद्धि। दूसरा हम देखें, उसे मृत्युदंड की सजा मिलेगी। मृत्युदंड वो सजा ही है, फिर उसके साथ की सजा लगाने की जरूरत नहीं है, उसे मृत्युदंड मिलेगी, तो भी हमें पता चल जाता है कि उसे जो सजा मिलने वाली है कौन सी होगी, मृत्युदंड की होगी। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आप देख लेना। उसके बाद हम देखें वचन संबंधी अशुद्धियाँ, यानी वाक्य में एक वचन बहुवचन हम देखते हैं। यहाँ पे है हम खाना खाने लगे हैं। अब यहाँ पे हम बहुवचन है और उसके साथ लगा हुआ है लगी हुई, तो यहाँ पे लगे हुए नहीं आएगा, बहुवचन है तो क्या आएगा, हम खाना खाने लगे हैं। दूसरा है
मैं कक्षा 8 में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक वचन है और पढ़ते हैं वो क्या दर्शाता है, बहुवचन। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, मैं कक्षा 8 में, अगर लड़का है तो पढ़ता हूँ आएगा, और लड़की है तो पढ़ती हूँ आएगा। तीसरा है वे युद्ध में जीता, वे बहुवचन है तो हम जीता नहीं यूज कर सकते, क्या आएगा, वे युद्ध में जीते, क्योंकि जीता एक वचन दर्शाता है, जीते बहुवचन दर्शाता है। उसके बाद लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम आगे सीख चुके हैं। आज उसके बहन आ रहे हैं, अब बहन स्त्रीलिंग है, उसे हम आ रहे नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, आ रही है, आज उसकी बहन आ रही है। दूसरा है मेरी चाचा अच्छा गाती है, अब चाचा पुल्लिंग है, उसे गाती है नहीं, क्योंकि गाती वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, तो क्या होगी उसका शुद्ध रचना, मेरे चाचा अच्छा गाते हैं। उसके बाद पांचवा है कारक संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे महेंद्र मामा जी के घर नहीं है, अब महेंद्र मामा जी के घर पर नहीं है, ये शुद्ध रचना है। दूसरा है अध्यापिका ने छात्रों को कहा नहीं आएगा, छात्रों से कहा आएगा। और तीसरा कपड़े छत में पड़े हैं, कपड़े छत में नहीं पड़े हैं, कपड़े छत पर पड़े हैं, तो यहाँ पे में के बदले पर आएगा, ने के बदले को के बदले से आएगा, और घर नहीं है के बदले घर पर नहीं है आएगा। उसके बाद है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम जो हम आगे सीख चुके हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे है मैं मेरा काम स्वयं करूँगी, यहाँ पे मेरा वो गलत सर्वनाम यूज हुआ है, क्या आएगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगी। दूसरा है तुम तुम्हारी किताबें ले आओ, तुम तुम्हारी नहीं तुम अपनी किताबें ले आओ। और तीसरा है हम का भाई अध्यापक है, हम का नहीं हमारा भाई अध्यापक है। ये जो अशुद्धियाँ हैं वो आपको पढ़ते ही तुरंत पता चल जाएगी, इसलिए जब आपको अशुद्धि वाला वाक्य दिया जाए तो आपको ध्यान से उसे पढ़ना है और समझना है। उसके बाद है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे हमने देखा है कि क्रिया एक वाक्य में एकदम अंत में आती है। तुम गाने देखना कब बंद करोगे, तुम गाने सुनना कब बंद करोगे। उसके बाद क्योंकि गाने देखना नहीं होगा, गाने सुनना होगा। उसके बाद मैं अपने अध्यापकों की श्रद्धा करता हूँ, अध्यापकों की श्रद्धा करता हूँ, मैं अपने अध्यापकों पर श्रद्धा रखता हूँ। करता हूँ नहीं आएगा, क्या आएगा, रखता हूँ आएगा। और पहले में देखना नहीं है लेकिन सुनना आएगा, यानी कि क्रिया को भी हमें क्या करना है, सही रूप में लिखना है। उसके बाद में योजक संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे यद्यपि वह मेधावी है परंतु अच्छे अंक न ला पाया, यहाँ पे यद्यपि परंतु वो सही योजक नहीं है, क्या आएगा, यद्यपि वो मेधावी है तथापि अच्छे अंक न ला पाया, यानी वो होशियार तो है, मेधावी तो है, लेकिन फिर भी वो अच्छे अंक नहीं ला पाया। दूसरा है तुमने कल घर आने का वायदा किया था और नहीं आए, और नहीं आए, फिर भी नहीं आए, तुमने वादा तो किया था फिर भी तुम आए नहीं। तो इस तरह से हमने पद क्रम की जो अशुद्धियाँ है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, क्रिया और योजक संबंधी अशुद्धियाँ, वो हमने देखी और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में देख के बाकी के जो सारे सेंटेंस हैं जो आपको अभ्यास के तौर पे दिए गए हैं, वीडियो सुनने के बाद उसे तुरंत करने की कोशिश करना, तो आपको फिर वो याद रह जाएगा और आपको फिर वो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात कि वीडियो को ध्यान से देखो और टेक्स्ट बुक लेके देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।